नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आपका जो टॉपिक है आज कृषि भौतिक विज्ञान जलवायु जो है कक्षा 11 में, उसका लेक्चर क्या होने वाला है। तो जो हमने काफ़ी सारे लेक्चर इसके दोस्तों करा दिए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम और यूपी कैटेट एग्जाम दोनों के लिए। तो इस तरीके के इसके अंदर क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। जो पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूँ वो पॉइंट आपको 100% पता होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से ही क्या आपको क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड और यूपी कैटेट एग्जाम दोनों में। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक देखना। तो हमारा चैप्टर है दोस्तों प्रकाश है। तो प्रकाश काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे हम दर्पण। ठीक है, जिसे बोलते हैं मिनर। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं मिनर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बात करते हैं दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, इस चीज़ के बारे में हम क्या जानेंगे। समतल दर्पण, ठीक है, और गोलीय दर्पण। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन उससे बनते हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसी वीडियो के अंदर ये सब चीज़ के हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें और शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और थोड़ी सी आप इसकी क्या है स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है तो आप इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। पर आपको 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा। तो किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दर्पण। ठीक है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के हमारे दर्पण होते हैं। तो वो प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों समतल दर्पण, दूसरा आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब जान लेते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। यह दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, जो यानी कि इस दर्पण का दूसरा प्रकार है। समतल दर्पण एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, समतल दर्पण आपको पता होगी किस तरीके का होता है, एक लाइन की तरह होता है ये। ठीक है भाई, ये होगा हमारा क्या, समतल दर्पण। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। ये होगी हमारा समतल दर्पण। तो इस गोलीय के दोस्तों हम भाग को दो भागों में काट देते हैं। ठीक है, इस गोले को क्या हम दो भागों में इस तरीके से काट देते हैं। तो इससे क्या हमारे दो दर्पण बनते हैं। तो कौन कौन से दर्पण बनते हैं, वो दो भागों से काटने के बाद, ठीक है, दर्पण को, तो एक अवतल दर्पण बनता है, एक बनता है दोस्तों इससे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इन नंबर वारी से एक एक दर्पण को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी इनसे पूछ सकता है, क्वेश्चन भी इनसे पूछ सकता है, कहाँ इनका प्रयोग करा जाता है एमसीक्यू में वो भी आपसे पूछ सकता है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। तो भी चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। अब सबसे पहले देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं। डेफिनेशन ही आपसे क्या पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या है। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक भाग धसा हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसका, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक भाग, ठीक है, कैसा होता है दोस्तों, धसा हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि आपके सामने क्या है मैं आपको बता दूं, ये क्या है एक अवतल दर्पण का हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है एक अवतल दर्पण का, यानी कि इधर का आप क्या अवतल दर्पण मान सकते हो भाई। ठीक है, इधर का साइड का क्या अवतल दर्पण, और ये वाला साइड इधर मान सकते हो उत्तल दर्पण। ठीक है, इस इधर की साइड आप मान सकते हो उत्तल दर्पण। तो ये क्या है आपका, इसका जो भरा कौन सा वाला भाग है दोस्तों, ये वाला भाग। ठीक है, इसके बाहर से क्या मैं पॉलिश कर देता हूँ। इसमें पॉलिश होती है दोस्तों अवतल दर्पण में, बाहर की तरफ होती है। तो इसका जो जो कौन सा परावर्तक तल, परावर्तक तल दोस्तों कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला जो मैं आपको बता देता हूँ, रेखा से कर देता हूँ, जो इधर से है, जिधर की तरफ से पॉलिश नहीं है उसे परावर्तक तल बोलते हैं। जब कोई भी किरण आएगी तो इससे परावर्तक तल से क्या टकराएगी। तो इसी चीज़ में वो डेफिनेशन में कह रहा है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक भाग क्या धसा हुआ है। ये कैसा दोस्तों, अंदर को धसा हुआ है, इनकी बाहर की तरफ इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है। कैसा, बाहर की तरफ ये इस तरीके से लिखा हुआ नहीं है, ये इधर की बाहर की तरफ नहीं है निकला हुआ, इनकी धसा हुआ है। तो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, ये प्रयोग भी आपसे पूछ सकता है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, अवतल दर्पण को आभासीय दर्पण भी कहा जाता है। ये भी आपको पता, चाहे आपको आभासीय दर्पण मिले चाहे आपको अवतल दर्पण मिले, बात आपकी एक ही है। लिखा हुआ अगर आपको आभासीय भी मिलता है तो आप समझ जाना किसकी बात चल रही है, अवतल दर्पण की। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए दे देता। आपने काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ रखी होंगी कि अवतल दर्पण उत्तल और अवतल, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अवतल दर्पण को ही आभासीय दर्पण भी बोला जाता है। अगर उसमें आभासीय के पूछे आपसे, आभासीय दर्पण की डेफिनेशन पूछे तो आपको यही डेफिनेशन लिखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक भाग क्या धसा हुआ होता है उसे आभासीय दर्पण कहते हैं या अवतल दर्पण कहते हैं।
दूसरा नंबर पॉइंट है इसका, इसे दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग करता है। जहाँ पर हम क्या नाई के पास जाते हैं दुकानों पर, तो वहाँ पर भी क्या हमें मिलता है देखने को, तो दाढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता है अभी। तीसरा पॉइंट है सर्च लाइट जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारी सर्च लाइट होती है उसमें भी क्या प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है चौराहों पर लगे जो लैंप होते हैं उनके साथ में भी क्या है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा जो भी लेंस यूज किया जाता है, जो भी दर्पण यूज किया जाता है, तो वो कौन सा होता है अवतल दर्पण होता है। अभी कौन सा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण होता है। इससे दोस्तों आपका क्वेश्चन बनता है कि जो अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये पॉइंट आपको 5 पता होने चाहिए। आप अपने एग्जाम में लिख देना, और यूपी कैटेट के लिए ये पॉइंट आपको जरूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब हम दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो किस दर्पण का प्रयोग करता है नाई, तो उसका आपका समझ में आ जाएगा कि कौन सा अवतल दर्पण। ये पॉइंट इस वजह से मैंने आपको बता रखे हैं। ये 4 पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ यार वीडियो के साथ लाइक और कमेंट भी करते रहना सभी, और शेयर भी करते रहना अपने दोस्तों को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो। उसी प्रकार है दोस्तों आपका क्या उत्तल दर्पण, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक भाग उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं दर्पण, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका क्या परावर्तक भाग, मैंने आपको बता दिया ये क्या हमारा एक उभरा हुआ, ठीक है। इसमें परावर्तित कोई भी किरण हमारी कहाँ आएगी, अब इधर टकराएगी, ठीक है। इधर टकराने के परावर्तक किरण होगी, ठीक है। या आपतित किरण होगी। जब आपतित किरण क्या इस जो बाहर वाला हिस्सा है इधर हमारे पॉलिश है लगी हुई, यानी कि अंदर की तरफ इसमें क्या पॉलिश कर दी जाती है, किसमें उत्तल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में सॉरी। इसका जो भाग है ये वाला भाग की जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ होगा, जो हमारा इसका होगा धसा हुआ होगा अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो उसी की इसकी डेफिनेशन क्या है मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार देख लो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक भाग उस उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये अपसारीय दर्पण, देखो दोस्तों अपसारीय भी आपको देखने को मिल सकता है कि अपसारीय दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को ही क्या अपसारीय दर्पण भी कहा जाता है। उसे अभिसारी इसे अपसारीय दर्पण के नाम से जाना जाता है। मोटर की गाड़ियों में जो पीछे के दृश्य को देखते हैं उसमें यूज होने वाले दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण। जैसे हमारी बाइक है, बाइक में जो बैकवर्ड शीशा होता है देखने के लिए, तो वो कौन सा दर्पण होता है, उसमें उत्तल दर्पण होता है दोस्तों लगा हुआ, ठीक है। तो इसका क्या एक ही एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं। एक बार इनका क्या डायग्राम में साथ के साथ आपको बता देता हूँ, अभी बना देता हूँ, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इनके डायग्राम एक बार आप देख लो सभी के, इनके यहीं पे क्या सामने में डायग्राम बना देता हूँ अभी, ठीक है। अवतल दर्पण का डायग्राम कैसे बनाता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक भाग धसा हुआ हो, ठीक है। परावर्तक भाग कौन सा हमारा ये है, ठीक है। ये वाला जो अंदर है, जो भी हमारी किरण आएगी अब अंदर की तरफ से आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसा धसा हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण की, इस जिसका परावर्तक भाग क्या उभरा हुआ हो, ठीक है। इसमें क्या है अंदर से पॉलिश होती है अभी, इस वाले दर्पण में क्या करते हैं हम अंदर से पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक। ये इधर का क्या उभरा हुआ भाग होता है इसका। अब दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में वो पूछी जाती है इनसे डेफिनेशन, ठीक है। उनसे क्या एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है अभी, तो इसलिए जो भी गोलीय दर्पण से डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ ले फोकस दूरी किसे कहते हैं, या पोल किसे बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके 1 नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। पहला दोस्तों द्वारक किसे बोलते हैं, ठीक है। द्वारक जो हम किसे कहते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले जो द्वारक है कैसा है, इनकी परावर्तक दर्पण के परावर्तक तल की कुल लंबाई, जो भी हमारा दर्पण होगा द्वारक जो बोला जाएगा किसे बोला जाएगा, ठीक है। दर्पण के परावर्तक तल की जो कुल लंबाई होगी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम द्वारक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से डायग्राम से आप समझ सकते हो। एक डायग्राम में फिर से आपको बना देता हूँ। ये क्या एक हमारा दर्पण है, ठीक है। ये क्या दर्पण है, ये कैसा दर्पण ले दिया दोस्तों मैंने, अवतल दर्पण, ठीक है। जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट तक की, ठीक है, ये वाले पॉइंट तक की जो दूरी क्या कहलाती है हमारी द्वारक कहलाती है। यानी कि इसकी जो लंबाई ज्ञात करते हैं हम उसको ही क्या कहते हैं, इनकी परावर्तक सतह का व्यास द्वारक कहलाता है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, परावर्तिक सतह होती है उसका जो व्यास है ये उसे क्या कहते हैं द्वारक कहते हैं। या क्या बोला जाता है दोस्तों, अगली डेफिनेशन दर्पण के परावर्तक तल की कुल लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है यहाँ तक की एल,
इसे एल से हम क्या कर देते हैं, तो ये जो लंबाई है उसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इस वाले छोर से ये वाला लास्ट छोर है, इस तक की लंबाई को क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ध्रुवपोल। ठीक है, ध्रुव इंग्लिश की बात, हिंदी में बात करते हैं ध्रुव बोलते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं। आपसे पूछ सकता है ध्रुव की डेफिनेशन भी। ध्रुव किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश की बात करते हैं पोल बोलते हैं। यानी कि परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यानी कि परावर्तिक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ध्रुव को हम किस तरीके से क्या दर्शाएंगे उस चीज़ के बारे में बता देते हैं हम। तो इसे क्या है, पी से। ठीक है, ये क्या हमारा एक दर्पण है। ठीक, एक डायग्राम क्या इधर मैं बना देता हूँ भी। ठीक है, इसी डायग्राम पर आप क्या सबको आपको समझाता चलूँगा सारी चीज़ें, जो जो पॉइंट है उनको क्या इसी दर्पण पे क्या मैं समझाता चलूँगा आपको। ये हो गया हमारा एक अवतल दर्पण। ओके, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसके बीच में क्या एक हमारी रेखा है। ठीक, ये कौन सी रेखा है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप खाली से एक रेखा समझो। ठीक है, जो इसका ये बिंदु होगा, ये वाला ये बिंदु होगा। ठीक है, ये वाला ये बिंदु होगा, क्या कहलाएगा हमारा, पोल कहलाएगा। यानी कि मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, ध्रुव। ठीक, उसी प्रकार है दोस्तों आपका क्या, उसमें आपकी यही बात क्या वो कर रहा है। ये किस तरीके से मैं कर लेता हूँ अभी, जो आपको आसानी से समझते चले जाएं। ठीक है, परावर्तिक सतह का जो मध्य बिंदु है, ये परावर्तिक सतह है, उसका जो मध्य बिंदु होगा कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ये वाला मध्य बिंदु होगा। इसे क्या बोलते हैं हम, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ध्रुव की भी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। जो हमारे परावर्तक तल है, इसका जो मध्य बिंदु है उसे ध्रुव क्या बोला जाता है। ठीक, अब है वक्रता केंद्र। ठीक है, जो हमारा वक्रता केंद्र है उसको हम सी से क्या दर्शाते हैं भाई दोस्तों, इसे किससे दर्शाते हैं हम, सी से। ठीक है, सी से क्या इसे दर्शाते हैं, तो उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि उस गोले का केंद्र, ठीक है, कौन से गोले का दोस्तों, उस गोले का केंद्र जिसका क्या दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होगा दर्पण का क्या एक भाग हो जाता है, एक भाग हमारा इधर हो जाएगा, एक भाग हमारा किधर हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। अगला दोस्तों आपका वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारी वक्रता त्रिज्या है इसको क्या कैपिटल आर से क्या दर्शाते हैं दोस्तों। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं हम, कैपिटल आर से दर्शाते हैं भाई। ठीक, कैपिटल आर से क्या दर्शाते हैं, कह रहा दर्पण जिस खोखले गोले से काटा जाता है, दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा जाता है तो उसकी ही त्रिज्या को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं दोस्तों, हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दर्पण को जिस खोखले गोले से हम काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है भी, तो वक्रता त्रिज्या क्या उसको हम बोलते हैं, इसे कैपिटल आर से हम दर्शाते हैं। अगला दोस्तों मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष हम किसे बोलते हैं, मुख्य अक्ष आपने सुना होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं, जो वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, कौन सा दोस्तों, आपका ये सेंट्रल पॉइंट होता है, वह ध्रुव से जाने वाली, किससे दोस्तों, जो ध्रुव पॉइंट होता है उससे जाने वाली रेखा। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र व ध्रुव से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष क्या कहलाती है, जो किस किस के बीच में जाती है दोस्तों, हमारी ये वाली जो रेखा। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो रेखा है यानी कि ये वाला जो आपके कौन सी है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता केंद्र और क्या है जो हमारा ध्रुव है उसके बीच की जो जाने वाली रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि मुख्य बिंदु इस वाले को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जो इधर को चला जाता है इसको हम पोल बोलते हैं भी। ठीक है, इसे ध्रुव नहीं बोलते, इसको ही क्या हम पोल बोलते हैं। जो हमारा बीच में पॉइंट काटता है उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मुख्य आयतन या मुख्य बिंदु जिसे बोलते हैं वो क्या हमारा मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोकस किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी कि क्या है एक दोस्तों, हमारी कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सा दोस्तों, आपका ये वाला है। ठीक है, कौन सा मुख्य अक्ष, एक हमारा ये है, ये इसके समांतर क्या एक किरण चली, इससे क्या टकराई। ठीक है, इससे क्या है टकराई, तो टकराने के बाद दोस्तों हमारी किधर आई, इधर की साइड में, मतलब एक थोड़ी गलती से क्या इससे गलती हो गई। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण चली, इससे टकराने के बाद जो एक किरण आई था वो। ठीक है, तो ये क्या बोली बोली जाएगी दोस्तों, हमारी
जो टकराने के बाद जो वापस आ जाती है, ठीक है। ये कह रहा चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित, ठीक है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के किस बिंदु से, जिस बिंदु से, ये वाला हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये वाला क्या हमारा मुख्य अक्ष है, ये वाला, तो इसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी कि समांतर अक्ष के चलने के बाद जो परावर्तित किरणें से टकराई, परावर्तित जो तल है उससे टकराने के बाद जो बिंदु होगी, जो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु बनेगा हमारा, तो उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस हम कहते हैं भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका क्या, फोकस हो गया आपका। अगला पॉइंट है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन सी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण, ठीक है, से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसकी भी क्या सेम हो गई। उसी प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं। आप क्या है इसका एक पॉइंट लिख लेना। अब इसका एक डायग्राम बना देता हूँ आपको, उत्तल दर्पण क्या बनाकर क्या बता देता हूँ। उत्तल दर्पण की इसमें बात करी गई है, तो उत्तल दर्पण का हम क्या इधर ही एक डायग्राम बना लेते हैं भाई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एक उत्तल दर्पण, ठीक। इसका जो मुख्य क्या कह रहा है, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किसके, मुख्य अक्ष के, ये एक हो गया ये हमारा मुख्य अक्ष, यानी कि जिसे बोलते हैं क्या हम दोस्तों, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसके जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर चलने वाली किरण है, ये हमारी क्या किरण चली हुई समांतर इसके, ठीक है। चलने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के परावर्तित, किससे, गोलीय दर्पण के परावर्तित है ये वाला पार्ट, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, ठीक है, मुख्य अक्ष का कौन सा होगा दोस्तों, जिस बिंदु से, ठीक। ये टकराने के बाद इधर को नहीं जाती, हम एक प्रकार से क्या मान लेते हैं भाई, ठीक है। इसको भी क्या मान लेते हैं, ये क्या इधर को ये जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या हम मान लेते हैं भाई, इधर से क्या हम मान लेते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या मान लिया, वैसे टकराने के बाद इस तरीके से हमारी परावर्तित होगी, ठीक है। क्योंकि हमने माना इधर को क्या है जाएगी सीधी, अगर ये दर्पण नहीं होता है सीधी जाकर यहाँ पर मिलेगी, तो ये वाला हमारा एफ हो जाएगा इसका, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा वक्रता केंद्र क्या बोला जाएगा, ठीक। और ये वाला पॉइंट जो हमारा क्या बोला जाएगा, पी बोला जाएगा, क्योंकि पोल बोला जाएगा, ठीक। तो इसे की जो बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, जो टकराने के बाद हमें काटेगी, जो बिंदु से जिस बिंदु से मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, हम एफ बोलते हैं भी। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, ठीक है। ये वाली किरण आएंगी तो ये जो बिंदु कटेगा, जो इस दूसरे को इस तरीके से काटती जाएंगी, ठीक है, इस दूसरे से काटती जाएंगी, उसे क्या बोलते हैं, हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप बना लेना भी अपनी कॉपी में, ठीक। अब बात करते हैं फोकस दूरी, यानी कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब आपको पता होगी फोकस दूरी क्या कहलाती है, ठीक है। ध्रुव कौन सा होता है दोस्तों, हमारा जो पोल है, ठीक है, पोल से जो दूरी होती है, ठीक। इस दर्पण में आप समझ सकते हो, जो हमारा पोल है इससे बीच की दूरी है, ये वाला जो पॉइंट है इससे बीच की जो दूरी है ये एफ कहलाएगी, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या कहलाएगी, हमारी एफ कहलाएगी, इनकी फोकस दूरी ये कहलाती है। कैपिटल एफ से क्या है हम क्या दर्शाते हैं भाई, ठीक। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये क्या समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ पॉइंट और है, आपको नोट करके मैंने दे रखा है, तो वो कौन सा पॉइंट है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। कह रहा गोलीय दर्पण की सभी दूरी मापी जाती है कहाँ से, ध्रुव से नापी जाती है। इनकी जो हमारा पोल है उससे क्या नापी जाती है, जितनी भी हमारी गोलीय दर्पण की दूरी हैं किससे नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती हैं, ठीक है भाई। तो ये बेसिक जो जानकारी थी, बेसिक जो डेफिनेशन थी, वो हमने बिट डायग्राम का आपको क्या बता दिए अभी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट बचता है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो को शेयर भी करना भी जरूर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप जरूर कमेंट करना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों कह रहा है वक्रता, ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसे आर कैपिटल से, वह फोकस दूरी एफ से संबंधित क्या होगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, जो वक्रता त्रिज्या है उसे कैपिटल आर से लिखते हैं, और फोकस दूरी में क्या अंतर होगा। तो इसका जो अंतर है दोस्तों, इससे एक न्यूमेरिकल आपका पूछा जा सकता है, किस तरीके के पूछे जाएंगे। तो इनमें जो संबंध होता है एफ बराबर आई अपॉन आर अपॉन टू होता है, या आप इसे लिख सकते हैं आर बराबर टू अपॉन एफ, ठीक है। आपसे संबंध का अगर कोई भी सवाल पूछे तो आपको ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये वाले फार्मूले पता होने चाहिए, तो वही संबंध होता है। अभी जो फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ यही संबंध कहलाता है एफ बराबर आर अपॉन टू या एफ बराबर टू एफ। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एमसीक्यू में मिल जाए देखा हुआ,
अगर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पूछे तो आपको उसको ही टिक क्या करना है, उसको ही क्या टिक करना है। अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए तो दोनों में ये संबंध होता है, ठीक है। कभी आप सोचो कि एक तरीके से, तो यही क्या दोनों में संबंध होता है। अगर एफ का संबंध, ठीक है, तो यही आपको क्या लिखना है। बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है दोस्तों, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, हम किस में उसे काटते हैं तो प्लस में करते हैं, ठीक है। उसे प्लस में नापते हैं, धन की धनात्मक होती है। कैसी होती है दोस्तों उत्तल दर्पण की? धनात्मक होती है, ठीक है, धनात्मक होती है। जो अवतल दर्पण की और ऋणात्मक होती है, भी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो कैसी होती है। मैंने आपको बता दिया था अनंत होती है, ठीक है। कैसी होती है वो? अनंत होती है अभी। अब दोस्तों गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण से क्या आपसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो वो किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे, सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। गोलीय दर्पण का अगर सूत्र की बात कर लें तो I/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है, ठीक है। 1/V प्लस 1/U होता है। तो इसमें क्या है, जहाँ पर यानी कि हमारा U क्या होगा, वस्तु की दूरी होती है, V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, F क्या होता है, फोकस की दूरी, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा चीज़ है जिसमें F हमारा फोकस दूरी क्या होगा, V जो होगा प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी, वस्तु क्या आएगी, यानी कि V होगी, यानी कि वस्तु की जो दूरी है हमें V से उसे दर्शाते हैं भाई। नोट करके मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, ये भी आपको पॉइंट दोस्तों पता होने चाहिए भाई। यदि प्रतिबिंब की दूरी V धनात्मक आए तो प्रतिबिंब आभासीय होगा। मान लो किसी की भी दूरी क्या हमारी धनात्मक आ जाती है, जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी दूरी कैसी आती है, धनात्मक आ जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा आभासी होगा। यदि प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आए तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं सदैव उल्टे होते हैं, और आभासीय प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा सीधे होते हैं। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके यूपी कैटेट एग्जाम के लिए। जितनी भी मैं चीज़ आपको नोट करके बताता हूँ ये आपको यूपी कैटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इन्हीं से क्या आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फार्मूले से भी आपको जो भी फार्मूला गोलीय दर्पण आपको दे दिया जाए उसमें सारी चीज़ आपको कंडीशन दे रखी होंगी, उनसे एक चीज़ आपसे निकलवाई जाएगी, तो आपको इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है भाई। ये हो गया आपको गोलीय दर्पण का सूत्र हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज हमने दर्पण के बारे में बताया, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताया। जो इसकी कुछ मुख्य डेफिनेशन है इस चैप्टर की वो मैंने आपको बता दी है अभी, ठीक है। वो मैंने आपको क्या बता दी है। अगर आपको अभी कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस चैप्टर की तो मेरा टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी भी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।